हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशन। और इस सेशन में हम लोग वेव ऑप्टिक्स को कोशिश करेंगे ओवर हो जाए। ऑलरेडी दो सेशन में ले चुका। एक सेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किए थे वेव ऑप्टिक्स के, और एक सेशन में हम लोग अप्रोक्स आई थिंक सो 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है कोशिश करेंगे कि सेशन में ओवर हो जाए, नहीं तो फिर एक और सेशन लेना होगा। ठीक है। वैसे ट्राई करूंगा मैं कि इसी सेशन में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, अपने 40-50 क्वेश्चन बचे होंगे, वो कोशिश करते हैं इसी में खत्म हो जाए। ठीक है। क्योंकि अब मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है। फॉर्मूले में तुम्हें बता चुका है ना। और लास्ट सेशन में जो 20 क्वेश्चन किए थे वो अलग अलग टाइप के थे, कि डिफरेंस बताओ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, ये सारे सारे हर टाइप के क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं। अब जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो थोड़ा सा रिपीटेड नेचर के होंगे। ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यार कोशिश करना है कि खुद से ही करो क्वेश्चन को, ये वीडियो को बाद में देखो। मतलब पॉज कर करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। नहीं होगा तो वीडियो को देखो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, डिफरेंस तुम्हें बता चुका था लास्ट सेशन में। चार डिफरेंस बताए थे मैंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में। और इंटेंसिटी कर्व भी बताया था, डबल स्लिट और सिंगल स्लिट दोनों के लिए। है ना, याद आ रहा है ना। डबल स्लिट के लिए इंटेंसिटी सेम होती है, और सिंगल स्लिट के लिए इस तरीके से कम होती जाती है, ऐसे। है ना। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कर लेना इसको। बाकी इस पे आते हैं थर्ड वाले पे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी at a point where path difference is lambda is k unit, find the intensity where the path difference is lambda upon में 6। तो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो, उसने पूछा क्या है। ठीक है, उसने बोला क्या है और उसने पूछा क्या है हम लोगों से, पहले उसको समझो, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। करो जरा वीडियो पॉज करके इतना काम। क्वेश्चन में बोला है उसने, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो कहीं पर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। ठीक है। तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना गिवन है, के। पूछा क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी, कब, जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 6। तो इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है सेकंड वाली। किस केस में, जब पाथ डिफरेंस हमारा कितना होगा, लैम्डा अपॉन में 6। ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है। तो लगा तो इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन 2। याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार। है ना। तीसरा चौथा क्वेश्चन था लास्ट सेशन का। तो कर दो इसको। देखो, क्या तुम्हें फाइव दे रखा है, बिल्कुल नहीं। क्या फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, पाथ रेफरेंस की हेल्प से। अब यार पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है पहले केस में, लैम्डा। ठीक है। तो फाइव कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। दूसरे केस में लगा दो सेम फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला यूज करो दूसरे केस में। ठीक है। अच्छा, ये हाँ, करो। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा अपॉन में 6। तो पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन में 6। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 3 जा 6। तो फाइव कितना आ जाएगा, 5/3। है ना, ये आ गया। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फाइव आ चुका, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो। 4I0, क्या इंटेंसिटी पता है तुम्हें, बिल्कुल, कितना, के। क्या फाइव की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, कॉस 180 होता है -1। कॉस पाई का मतलब कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1। ये आ चुका के इक्वल्स टू 4I0। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर इसको छोड़ दो, इस तरफ आ जाओ। क्या इंटेंसिटी पता है, नहीं, ये तो हमें फाइंड ही करनी है ना, इसको आई डैश कर लो। ये तो हमें फाइंड करनी है, 4I0। अब जरा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। लास्ट सेशन में जो तुम्हें हाईलाइट कराई थी मैंने, वो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे और क्लैरिटी आएगी। बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात को जो आप बताने वाला हूँ। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, फाइव की वैल्यू पाई अपॉन में 3, और 3 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर। ठीक है यार, कुछ कैलकुलेशन वगैरह गलती हो जाए तो खुद से देख लिया करो। अब तुम लोग बच्चे नहीं हो कि कैलकुलेशन कराई जाए तुम्हें। ठीक है। एक आध जगह कहीं गलती हो जाए तो इसको खुद से ठीक कर लिया करो।
ठीक है। फिलहाल कैलकुलेशन अपना मोटिव है नहीं। मेन चीज समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, उसने हमें ये वाला केस क्यों दे रखा है, ये वाला केस क्यों दे रखा है, जबकि आंसर तो इसी से ही आ जाता है। भाई, अगर तुम्हें सिर्फ वो ये बोल दे कि पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 6, तो इंटेंसिटी बताओ कितना होगी, तो तुम तो ऐसे ही निकाल देते ना। देखो कैसे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत गौर से सुनना मेरा एक एक वर्ड इस पॉइंट पे। पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 6, पुट किया हमने, सॉल्व करके फाइव की वैल्यू आई, फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, फाइव की वैल्यू जो आई थी वो हमने उठा करके पुट करी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करी, सॉल्व वॉल्व किया, तो इंटेंसिटी तो तुम्हें यहीं पर मिल गई ना। ये मिल तो गई तुम्हें इंटेंसिटी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सोचो जरा। ठीक है, हमें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी, इस इंटेंसिटी में क्या प्रॉब्लम है, इंटेंसिटी पूछी थी निकाल दी हमने 3 I0, क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम है और हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, है ना। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुनो, प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि इसमें आ रहा है I0। क्या I0 तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था कहीं पे, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं I0 का जिक्र किया गया है, बोलो। क्या कहीं भी ऐसा बोला गया है कि जो इंटेंसिटी है एक स्लिट की वो हमें गिवन है, I0 वगैरह ये सब कुछ गिवन है, नहीं गिवन। अब लास्ट सेशन वाली बात याद करो, क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, ये काफी बार बोल चुका हूं मैं, वैसे लास्ट सेशन में भी बोला था। आंसर में अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तुम आंसर उसमें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हमें आंसर में क्या गिवन है, I0, क्या क्वेश्चन में I0 डिफाइन कर रखा था, नहीं, तो क्या मैं आंसर यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता, यही नंबर कट जाएंगे अगर यहाँ आंसर छोड़ दिया। क्या करें, I0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के लिए केस वन दे रखा है कि भाई जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो इंटेंसिटी वगैरह सॉल्व वॉल्व करके ये आ चुका। I0 की वैल्यू कितना आ जाएगी, K/4, तो I0 की वैल्यू उठा करके इधर पुट करो, ठीक है। तो I डैश कितना बन जाएगा, 3 इंटू I0 की वैल्यू है K/4। क्या अब मैं आंसर यहां छोड़ सकता हूं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्यों, अब आंसर आया के टर्म्स में। के क्या क्वेश्चन में डिफाइन था, के क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा था उसने, बिल्कुल कर रखा था डिफाइन, ये लिखा के का मतलब इंटेंसिटी है, ठीक है, उसने डिफाइन कर रखा है के को। तो अब मैं इस टर्म में के टर्म्स में आंसर को छोड़ सकता हूं। मेरी बात सबको समझ आई अच्छे से। तो बोर्ड में इस बात का ध्यान रहे, स्पेशली वेरिएबल वाले क्वेश्चन में, कि जब तक तुम्हारा आंसर कुछ ऐसे वेरिएबल में ना आ जाए जो क्वेश्चन में गिवन है, तब तक तुम आंसर को नहीं छोड़ सकते। बात समझ आई, ध्यान रहेगी ये। चलो, बढ़िया एकदम, ध्यान रहेगी तो तुम्हें, ठीक है। मैं इसका आंसर यार मैच कर लूं, वरना फिर तुम लोग सोचते हो कि सर कितनी गलती करते हैं कैलकुलेशन में। क्योंकि मैं कैलकुलेशन देखता नहीं हूँ ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है इस सीरीज का, वो ऐसे एकदम एकदम कर देता हूँ बिना सोचे समझे। 12th में आ गए तुम लोग, फिर भी मैच कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 18, 20, बाई बाई 3, 3 के बाई 4, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आइए, चलो जी, आगे बढ़े, पढ़ो इसको जल्दी से, और जल्दी बोलो कर लोगे कि नहीं। मन की बातें पढ़ लेता हूँ मैं तुम्हारे, जल्दी मन में सोचो, क्या इस क्वेश्चन को कर लोगे या नहीं, फिर मैं तुम्हारे मन की बातें पढ़कर उस हिसाब से इसको कराता हूँ। पहला तो डेरिवेशन है ना, ये तो कर ही लोगे। वाटर कोहेरेंट सोर्स, ये तुम्हें बता चुका था, ऐसे दो सोर्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। क्या दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी होती है सोर्स की, सोर्स को चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स नहीं बोल सकते। बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैंने दोबारा से बता दिया, ठीक है। कभी फिर बोलो कि सारे छुड़वा देते हो कर चुके बोल करके, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से, रिवीजन हो जाएगा। और वैसे तो ये क्वेश्चन तुम्हें ही करने होते हैं, मैं पहले ही बोल चुका, जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, खुद से नहीं करोगे वीडियो पॉज कर करके, मेरे से पहले तुम्हें खुद से करने हैं, तब तक ये सेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला, एकदम प्योर टाइम वेस्ट है। आ जाओ थर्ड पार्ट पे।
A beam of light consisting of known wavelength 520 and unknown wavelength lambda used in the Young double slit experiment produced two interference fringes such that the fourth bright fringe of unknown wavelength coincide with the पता नहीं क्या है, आराम से पढ़ते हैं इसको एक एक करके। देखो वेवलेंथ 520 नैनोमीटर, ठीक है, एक है अननोन वेवलेंथ लैम्डा, हमें नहीं पता, सच दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन वेवलेंथ, अननोन वाले की फोर्थ ब्राइट कोइंसाइड विद फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन, इस वाले की फिफ्थ ब्राइट, ये आपस में कोइंसाइड कर रही है। अब बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इसको लैम्डा डैश लिख लेते हैं, है ना। तो ये भी कर चुके हैं हम इस तरीके का क्वेश्चन, इनका एक्स हम लोग सेम कर दें, x1 इक्वल्स टू x2, ये तो करते हो जब फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड करने का मतलब उनका एक्स सेम होगा। अब सोचो एक्स क्या था ये, अरे यार लाइट चली गई, चलो आवाज सुनते रहना मेरी, ठीक है, आवाज मेन है, बाकी शक्ल का क्या है, शक्ल तो सेकेंडरी चीज है। देखो ध्यान से, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, अ, ये हमारी फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो फ्रिंजेस कोइंसाइड करने का मतलब यही हुआ ना। देखो एक बार मैं बना के भी दिखा देता हूँ, ऐसे समझो, एक बार हमने लाइट यूज करी है 520 नैनोमीटर की, तो मान लिया फ्रिंजेस बनी इस तरीके से, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक। और एक बार हमने लाइट यूज करी लैम्डा डैश, ये दूसरी वेवलेंथ हमें नहीं पता, और इसमें फ्रिंजेस बनी ऐसे, थोड़ी सी मान लिया बड़ी बनी, एक, दो, तीन, चार। अब तुम नोटिस कर रहे हो रेड वाले की फिफ्थ और ग्रीन वाले की फोर्थ, ये फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड करने लगी, तो इसका मतलब ये हुआ ना इनका एक्स सेम हो जाएगा, यानी ये वाली डिस्टेंस सेम हो जाएगी दोनों की, है ना। ग्रीन वाले की फिफ्थ, सॉरी कौन सी थी, हाँ ग्रीन वाले की फोर्थ और ये रेड वाले की फिफ्थ, ये फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो इनकी ये वाली डिस्टेंस तो सेम होगी ना, यानी एक्स तो इनका सेम होगा। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स को सेम कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताओ सबको ये समझ आया कि नहीं, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला जानते हो राइट फ्रिंज के लिए, एन लैम्डा डी अपॉन में डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो इसको ऑब्वियसली इक्वल होगा, ठीक है। और देखो कैपिटल डी और स्मॉल डी इसको तो चेंज कर ही नहीं रहे हम लोग, एक स्मॉल डी है एक कैपिटल डी है, ये तो ऐसे ही रहेगा। बस हमने लाइट की वेवलेंथ को ही तो चेंज किया, लाइट की वेवलेंथ को ही तो चेंज किया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल। N1 ये कौन सी फ्रिंज है, फिफ्थ, लैम्डा वन कितना दे रखा है 520 नैनोमीटर है, मीटर में चेंज करना मत भूलना। N2 फोर्थ फ्रिंज, लैम्डा टू, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट कर लोगे, जी सर बिल्कुल कर लेंगे। अरे वाह तुम तो बहुत बढ़िया बच्चे हो सारे, चलो तो कैलकुलेट करो और आंसर को मैच करो, ठीक है। और इसका आंसर है 650 नैनोमीटर। बात समझ आई सबको, हाँ जी सर हमें समझ आ गई एकदम, बहुत बढ़िया से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या ये क्वेश्चंस कराने की मुझे जरूरत है, पढ़ो जल्दी से और बोलो, मन मन में सोचो जरूरत है कि नहीं। चलो सबके मन को पढ़ लिया मैंने, तो ये आंसर कराने की जरूरत नहीं है ना, खुद से कर लोगे इसको। बोला गया हाउ विल द फ्रिंज विड्थ बी अफेक्टेड, जब उसकी वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ। देखो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ, तो यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू को उसने हाफ कर दिया। तो पहले ना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख लो, ये होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। अब यार ये तो ऑब्वियस सी चीज है, स्मॉल डी को हाफ करोगे तो बीटा डबल हो जाएगा, सिंपल। और नेक्स्ट केस में डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, तो यानी कि कैपिटल डी, ये स्मॉल डी है ये कैपिटल डी है, उसने बोला है कि कैपिटल डी को हाफ कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिंज विड्थ हाफ हो जाएगी। क्या ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल था। क्या हम लोग भी बच्चे हैं, हाँ जी हम लोग भी बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ अगले पे हम, फटाफट से वीडियो पॉज करो, खुद से करो, वीडियो पॉज करो और इसको खुद से करो, अपना दिमाग लगाओ फिर से, चलो। In a young double slit experiment,
इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग येलो लाइट, इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट द फ्रिंज विड्थ इंक्रीज। तो बीटा होता है हमारा लैम्डा डी अपॉन डी। तुम देख रहे हो एक फॉर्मूले के बेस पर, मतलब इस चैप्टर में जो है फॉर्मूलाज के बेस पर ही कितने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो तुम फॉर्मूले को ढंग से समझ लो और ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत थ्योरी, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो, हालांकि तो पढ़ना तो है ही है, ठीक है। बट स्टिल अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट बेसिक पता हो तुम्हें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्रिंज विड्थ किसको बोलते हैं, फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले रटे हो तो फिर कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में। तुम खुद नोटिस कर सकते हो कितने सारे हमने क्वेश्चन किए, सब में यही घूम फिर के कभी एक्स आ रहा है कभी बीटा आ रहा है, और ये कोहेरेंट सोर्स इनकोहेरेंट, ये चार पांच चीजें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाओ। उसने बोला है कि येलो लाइट की जगह हम लोगों ने रेड लाइट को लगाया। तो पहले मुझे ये बताओ, येलो और रेड इन दोनों में से कौन सी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, कौन सी की कम होती है। तो तुम बोलोगे विबग्योर हमने याद कर रखा है, ये येलो लाइट ये रेड लाइट, ठीक है। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ को चलते हैं तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, वेवलेंथ हमारी बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है। तो येलो लाइट की वेवलेंथ कम होगी, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रिंज विड्थ। तो उसने यही बोला है ना, इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो असर्शन तो ठीक होगा इसका, तो टिक कर देते हैं इसको। फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, बिल्कुल नहीं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन के, तो रीजन इसका गलत हो गया। असर्शन ट्रू, रीजन इज गलत। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेना इसको। डिफ्रैक्शन क्या होता है बता चुका था मैं, ठीक है। बाकी बी वाले पोर्शन पे आते हैं। यार ये थ्योरी क्वेश्चन ना एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लिया करो प्रॉपर लैंग्वेज में, कभी सोचो कि थ्योरी क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए 0.09 सेंटीमीटर वाइड स्लिट। पहले डेटा नोट कर लो सारा, ये क्या है लैम्डा, ये क्या है ए, है ना। स्लिट की जो विड्थ होती है उसको ए से ही तो डिनोट करते हैं। ऑन द स्क्रीन इतने सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी स्क्रीन की डिस्टेंस। फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ बतानी है। तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता था। सेंट्रल विड्थ की क्या बोलते हैं, विड्थ के लिए फॉर्मूला होता था हमारे पास, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये होता है हमारे पास 2 लैम्डा डी अपॉन में ए। कुछ बचा ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फ्री के 2 मार्क्स, 2 मार्क्स को लूटो और आगे बढ़ो। यार ऐसे क्वेश्चन में तो गलती मत ही करना, इनमें बस यूनिट का ध्यान रखना होता है तुम्हें, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ रखा नहीं है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा इसका 1.8 10⁻⁷मीटर। बात समझ आई। चलो आगे बढ़े, बढ़ते जाओ बस अब आगे। अब वही सारी चीजें रिपीट हो रही है कि वेवलेंथ कम करो, करो इसको खुद से करो, क्या बेकार क्वेश्चन है, जल्दी करो इसको खुद से। इधर वेट मत क्या करो कि सर बताएंगे तो ही हम करेंगे, अब सर ने बहुत बता दिया तुम्हें कैसे करने हैं क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। अब खुद से करो इन सबको। हाउ विल द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज इन द लिक्विड, अरे क्या बेकार चीज पूछ रहा है, स्पीड और वेवलेंथ कैसे चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड के अंदर जाएंगे तो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलो मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। एक से करो करो ये क्वेश्चन करो इतना तुम लोग। डन, चलो बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, एकदम डन कर दिया तुमने। इस पे आ जाओ। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस इन लिक्विड विद, फ्रिंजेस के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला तुम्हें लिखाया था क्या, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में ए या फिर 2 लैम्डा अपॉन ए, इन दोनों में से एक फॉर्मूला था, देख लेते हैं क्या था। यार फॉर्मूले टिप्स पे याद रखना एकदम, देखने की जरूरत ना पड़े, ये रहा, ठीक है। अगर सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ देखें तो 2 लैम्डा अपॉन ए, और नॉर्मल अगर हम लोग देखें वो होता है सिर्फ लैम्डा अपॉन में ए, ठीक है, एन लैम्डा अपॉन में ए। फिलहाल लैम्डा के प्रोपोर्शनल है थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है
जैसे ही लिक्विड में जाएंगे लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है थीटा हमारा कम हो जाएगा। लैम्डा डिक्रीज, थीटा डिक्रीज। ठीक, आगे आ जाओ। इन द अबव एक्सपेरिमेंट विद वाटर इफ द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ, स्लिट के बीच की सेपरेशन को हाफ कर दो, यानी डी को हमने हाफ कर दिया, एंड डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन यानी कैपिटल डी को डबल कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। हमने डी को हाफ कर दिया, है ना, और कैपिटल डी को डबल कर दिया, इसको हमने डबल किया और स्मॉल डी को हमने हाफ किया, ये टू ऊपर जाएगा, टू टू जा फोर, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? फोर टाइम्स, यानी कि क्वाड्रपल, क्वाड मतलब चार। फोर्थ पे आओ, द टू स्लिट आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है, फ्रिंज सेपरेशन पूछा है। ये तो मैं नहीं कराऊंगा, ये तो मैं नहीं कराऊंगा, इतना बेकार क्वेश्चन तो हम नहीं कराएंगे। ठीक है, वाटर में पूछा है, ध्यान रखना, वाटर में पूछिए, ये तुम लोग करोगे, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर ये बच्चों वाले क्वेश्चंस भी तुम मुझसे पूछने लगे तो तुम क्या करोगे? ठीक है, बदतमीजी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 पार्ट है इसके। 1 2 3 4 5, चलो जो भी है। आओ फिफ्थ वाले पे। द इंटेंसिटी एट द डार्क फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी जीरो व्हेन द टू इंटरफेरिंग वेव्स है। बोलो। द इंटेंसिटी एट द डार्क फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी जीरो। डार्क फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी है उसको जीरो बनाया जा सकता है कब? व्हेन द टू इंटरफेरिंग वेव्स है, जब दोनों वेव की सेम फ्रीक्वेंसी, पहले डिफरेंट वाले कट कर दो, है ना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले तो होंगे नहीं, तो और सेम फ्रीक्वेंसी ठीक है, सेम इंटेंसिटी ठीक है, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? बोलो, डार्क फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? सोचो जल्दी से। अगर तुम चाहते हो ब्राइट फ्रिंज बने, मुझे बताना कौन सी दो वेव को मिलाने से डार्क बनेगी और कौन सी दो वेव को मिलाने से ब्राइट बनेगी। सोच के बताओ। ये 4 वेव्स है तुम्हारे सामने, कौन सी दो वेव है जिसको मैं आपस में कंबाइन कर दूं तो डार्क बनेगी, जिसको आपस में कंबाइन कर दूं तो ब्राइट बनेगी? तो तुम बोलोगे सर जी इन दोनों को आपस में कंबाइन करो तो डार्क, सॉरी ब्राइट बनेगी, इन दोनों को आपस में कंबाइन करो तो डार्क बनेगी। क्यों, कैसे पता चला? सिंपल, आंखों से पता चला, ये तो कोई इंसान भी बता देगा। ठीक है, देखो, इसकी ब्राइटनेस है, सॉरी इसकी जो एम्पलीट्यूड है ऊपर है, इसका भी एम्पलीट्यूड ऊपर है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या तुम्हें एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा ऊपर नहीं मिल जाएगा ऐड होके? ऐसे नीचे ऐसे मिल जाएगा। इस पे आ जाओ, इसका एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव में, इसका है निगेटिव में, तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर, ऐड करने के बाद प्लस माइनस खत्म, क्या कोई वेव मिलेगी तुम्हें? यहाँ पे कोई नहीं मिलेगी, तो वेव नहीं मिल रही तो डार्क, वेव बहुत ज्यादा मिल रही है तो ब्राइट। ठीक है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ। तुम बोलोगे जीरो। है, ये तो साथ साथ में चल रही है ना, दोनों वेव एकदम साथ साथ में चल रही है, इनके बीच में क्यों होगा कोई डिफरेंस? ठीक है, और ये वेव एक दूसरे के अपोजिट चल रही है एकदम, ये नीचे है तो ये ऊपर है, अपोजिट के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? 180। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी, कोहेरेंट सोर्स तो होना ही चाहिए, स्टेबल फेज डिफरेंस हो और फेज डिफरेंस हो इसका पाई। अच्छा, ये क्वेश्चन कब बन सकता था और अच्छा, मैं इसमें पता क्या करता अगर मैं एग्जामिनर होता तो? मैं तुम्हारी आत्मा को किलसा देता पूरा। ठीक है, ये तो फिर भी उसने रहम कर दिया तुम्हारे ऊपर। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ पे डालता एक वर्ड अनस्टेबल फेज डिफरेंस और इसको पाई रहने देता था। ठीक है, ये ठीक, तो सब कुछ सेम है, देखो सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस पाई, ये वर्ड से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। क्यों? हमें कोहेरेंट सोर्स के लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो स्टेबल उसने चलो लिख करके दे दिया, और यहाँ पे उसने ये फेज डिफरेंस को चेंज करके दे दिया, तो ये अच्छी चीज हो गई तुम्हारे साथ। बात समझ में आई मेरी? कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ये ब्राइट और डार्क तभी बनेगी जब कोहेरेंट सोर्स होगा, कोहेरेंट सोर्स के लिए फेज डिफरेंस का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे अनस्टेबल लिख करके दे दे, गलती से उस ऑप्शन को टिक मत कर देना। देख रहे हो मैं तुम्हें किस लेवल पे तैयार कर रहा हूँ? सीबीएसई वाला क्या क्या कर सकता है मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ साथ साथ में। हालांकि इस चैप्टर में ऐसे कोई क्वेश्चन आए नहीं ज्यादा जिसमें कोई ट्विस्ट बना करके दे दे हो। इस पे आ जाओ। 5 मार्क्स फ्री के हैं इस क्वेश्चन में, एकदम प्रॉपर फ्री के, कुछ नहीं सोचना कुछ नहीं करना। बस सीबीएसई वाले ने क्या किया,
थाली में सजाकर वो ऐसे 5 नंबर लेकर के आया, तुम्हें क्या करना है, बस उसको उठाना है। ठीक है, अगर तुम उठा भी नहीं पा रहे हो तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 400 एंड 500, पहले लिखते चले साथ साथ में, है ना, लास्ट में दिक्कत होती है फिर, एक साथ इतना सारा करते हैं। तो ये लिखे रखा है उसने, लैम्डा है 400, लैम्डा है 500, इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कैपिटल डी। स्मॉल डी है 1.5। यार यूनिट्स का ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया है मैंने, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर वेवलेंथ ऑफ 500। तो वेवलेंथ है हमारी 500 और पांचवी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस हमें करनी है फाइंड। कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। एन की वैल्यू 5, लैम्डा हमें दे रखा है 500, ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू 1.5, स्मॉल डी की वैल्यू 1.5, 10⁻³ क्या कैलकुलेशन में भी कुछ रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा। ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, -6 बचेगा, 5 5 जा 25, तो 2500 10⁻⁻6 मीटर। खत्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट। कितना देर लगा इसमें? आधी मिनट भी नहीं लगी। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फॉर वेवलेंथ 400। बस तुम्हें इस क्वेश्चन में फोकस रखना है कि वेवलेंथ उसने क्या बोली है। कभी उल्टा सीधा ऊपर नीचे वाले देख लो, अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में तुम 400 की जगह 500 देख लोगे, 500 की जगह 400 देख लोगे, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इजी वाले क्वेश्चन, ये होते हैं तुम्हारा फोकस टेस्ट करने के लिए। ये बस सोचो कि सीबीएसई वाला बेवकूफ है, वो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, वो जो क्वेश्चन देता है, कोई भी क्वेश्चन वो दे रहा है, चाहे इजी हो चाहे वो हार्ड हो, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन होता है कि उसने इजी क्वेश्चन क्यों दिया, यही क्वेश्चन क्यों दिया, वैल्यूज ऐसे क्यों लिखी। तो एक एक चीज बहुत प्रॉपरली सोच के डिजाइन की जाती है। और अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन में तो काफी इंटेलिजेंट हो चुका, पहले तो फिर भी चलो थोड़ा सा ठीक ठाक आते थे क्वेश्चन। कौन सी फ्रेंच बोली है उसने? थर्ड डार्क। तो एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है, लैम्डा 400 है। और ध्यान रहे, सबसे इजी क्वेश्चन जो होगा तुम गलती उसमें ही करके आओगे, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन में हम हो जाते हैं एक्साइट, और एक्साइटमेंट में हो जाती है हमसे गलतियां। तो जानबूझकर वो दो चार इजी क्वेश्चन डालेगा और तुम उसी को गलत करके आओगे। तो ये पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ बात को, तो ये सब मत करना। देखो इतना सारी चीजें सिखा रहा हूँ तुम्हें, तो थोड़ा उसकी इज्जत रख लेना, पता चले छोटी मोटी गलती करके आ रहे हो। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, मैंने हमें कर दी है एकदम एकदम बातें करते करते, ठीक है, वो खुद से देख लेना। फिलहाल मेन अपना फॉर्मूला पता हो हमें, तुम देख रहे हो इस चैप्टर में फॉर्मूले भी पता है ना, अगर तुम लोगों को लो 5 नंबर तुम्हें एवं ही मिल गए, सिर्फ फॉर्मूला पता था मुझे, कुछ किया आप लोगों ने इसमें? कुछ नहीं किया। ठीक है, थर्ड सेकंड वाले पे आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। दोनों वेवलेंथ की वजह से जो ब्राइट फ्रिंजेस बनी, वो कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे ये मुझे बताना है। तो कोइंसाइड वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, एक्स को सेम कर दो, यही करते आ रहे हैं ना तब से। एन लैम्डा डी अपॉन डी, एन लैम्डा डी अपॉन डी। क्या डी और डी सेम है? बिल्कुल सेम है, काट दो, ठीक है। एन वन नहीं पता, लैम्डा वन, लैम्डा वन तो पता है ना हमें, 400 है ना, फर्स्ट वाला 400 है, दूसरा 500, पहला है 400, ठीक है, और दूसरा है 500। और ये यूनिट को चेंज करने की आदत रखना, हालांकि इसमें जरूरत नहीं थी यूनिट चेंज करने की, बट स्टिल आदत हैबिट बना के रखना, ठीक है। इससे ये कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, n1/n2 = 5/4। यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि जो n1 है, यानी फर्स्ट वाला जो पैटर्न है उसकी फिफ्थ फ्रिंज, और सेकंड वाला जो पैटर्न है उसकी फोर्थ फ्रिंज आपस में कोइंसाइड करेगी। बात समझ आ रही है? ये रहा ना n1 5 n2 4। तो पहला पैटर्न जो है, जो भी ब्राइट डार्क का बना, उसकी पांचवी फ्रिंज, दूसरा जो पैटर्न है
जो भी ब्राइट डार्क का बना उसकी फोर्थ फ्रिंज, ये आपस में कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, क्या हमें ये बताना था? नहीं, हमें ये नहीं बताना था, हमें उसकी डिस्टेंस बतानी थी, लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस निकाल दो। फर्स्ट वाला पैटर्न की पांचवी फ्रिंज, सेकंड वाली पैटर्न की फोर्थ फ्रिंज आपस में कोइंसाइड कर रही है। अब मुझे इसकी डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस कैसे बताते हैं? एक्स से। ठीक है, एन लैम्डा अपॉन डी अपॉन में डी। अब एन कौन सा ले, लैम्डा कौन सा ले, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, या तो वन वाला लो या टू वाला लो। भाई एक्स तो दोनों का सेम है ना, जब ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो किसी से भी निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से सॉल्व करना तुम लोग, मतलब एग्जाम में एक से ही सॉल्व करके दिखाना। अभी के लिए दोनों से सॉल्व करो और चेक करो कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एन वन है 5, लैम्डा वन पता है, डी वन पता है, एन टू है 4, लैम्डा टू डी सब ये तुम्हें पता है। सॉल्व करोगे, मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिलीमीटर। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 2 मिलीमीटर। अब दोनों से एक एक बार कैलकुलेट कर लेना, एक बार इसकी हेल्प से, एक बार फर्स्ट वाले केस की हेल्प से, और चेक करना कि आंसर मैच कर रहा है तुम्हारा कि नहीं। ये मैं नहीं करा रहा, खुद करो, इसको खुद करो। बदतमीज हो रहे हो तुम लोग, सारा देख देख के करते हो, कुछ तो खुद से करो। अच्छा देखिए, तो दिखा दूं, देखो इसका आंसर भी लिखा है नीचे। अरे तुम चालाक लोग हो, तुम छाप दोगे। यार इसको छापना वापना मत, क्वेश्चन को जितना खुद से हो सके, ठीक है, उतना खुद से ट्राई करो। पता चले कि खुश हो गए, नीचे आंसर दे रखा है तो उसको छाप देते हैं। यहाँ पे धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को। है ना, टीचर ऐसी लाइन मारते हैं ना, धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को। जैसे लाइन सुन के हम इमोशनल हो जाएंगे और रोने धोने लगेंगे, सेल्फ गिल्ट में चले जाएंगे, क्या ही बोल दिया टीचर ने, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें इन चीजों से। चलो अब, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। वीडियो पॉज, वीडियो पॉज, पॉज वीडियो पॉज। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड स्लिट सेपरेशन 2, लैम्डा गिवन है बिल्कुल। ठीक है, स्मॉल डी गिवन है बिल्कुल। यूनिट का ध्यान रखेंगे हम लोग, हाँ जी। क्या ये कैपिटल डी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। कैलकुलेट द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, बहुत ध्यान से पढ़ना, कर चुके हैं वैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग, बट स्टिल फिर से सुनो। कैलकुलेट द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, उसने चेंज पूछा है फ्रिंज विड्थ में, बीटा टू माइनस बीटा वन। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड द स्लिट बाई 10 सेंटीमीटर, ये है चेंज इन स्क्रीन डिस्टेंस। उसने बोला है कि हमने स्क्रीन को स्लिट की तरफ लेकर के आए, कितना? 10 सेंटीमीटर, ऐसे लेकर के आए। देखो बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हम कर चुके पीछे भी, और आई होप कि तुम लोगों ने कर लिया होगा मुझसे पहले ये, है ना? अगर कर लिया तो तुम इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में आते हो। देखो, पहले स्क्रीन यहाँ थी, जो डिस्टेंस है D1। अब स्क्रीन को उसने आगे सरका दिया, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो अब डिस्टेंस है स्क्रीन की D2, है ना? तो D2 माइनस D1 तो 10 हो जाएगा ना। बस वही उसने दे रखा है। मेरी बात समझ आई सबको? चलो, फॉर्मूले लगा दें बीटा का, एक बार वन के लिए। स्मॉल डी में तो कोई चेंज नहीं आया, तो स्मॉल डी को ऐसे रहने दो, और एक बार टू के लिए। स्मॉल डी तो सेम है ना ये, इसको थोड़ी ना चेंज करने को बोला है इसने। माइनस कर दो दोनों को, बीटा वन माइनस बीटा टू, क्योंकि चेंज दे रखा है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से लैम्डा भी सेम दे रखा है ना। हाँ लैम्डा भी सेम है, लैम्डा भी चेंज करने को नहीं बोला उसने, तो इसको भी सेम रहने दो। लैम्डा अपॉन डी, D2 माइनस D1। अब सारा डेटा गिवन है क्वेश्चन में, बीटा टू माइनस बीटा वन ये हमसे पूछा गया है, D2 माइनस D1 क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। यूनिट्स का ध्यान रखना और आंसर को मैच कर लेना। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देख रहे हो, अब ये भारी तो नहीं लग रहा ना ये चैप्टर? एक बार कमेंट्स में बताना, क्या ये चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगे या टफ लगे? क्योंकि इजी तो नहीं लगने वाले तुम लोग को, मुझे पता है, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो। तो हार्ड लगे या टफ लगे, मुझे बताना। ठीक है, इस पे आओ।
होमवर्क 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 होमवर्क, बेकार क्वेश्चन, फुद्दू क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे हम लोग फुद्दू क्वेश्चन। ठीक है, इस पे आओ। When two coherent sources in young double slit are infinitely close to each other, the interference pattern is observed on the screen। बहुत गलत बात बोल दी उसने, क्या ही बोल दिया उसने, फांसी हो जानी चाहिए इस बात पे। जब क्या बोल दिया, when two coherent source, अच्छा, when two coherent source, जब दो coherent source infinitely close होंगे, दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, स्मॉल डी लगभग जीरो होगी, तब बताओ बीटा कितना होगा। तो स्मॉल डी अगर जीरो हुआ तो बीटा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा? बिल्कुल नहीं नजर आएगा। उसने तो बोल दिया नजर आएगा, तो गलत बोला है ना उसने, काट दो इसको फिर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम असर्शन अभी पीछे भी आया था ये। द फ्रिंज विथ इन यंग डबल स्लिट डज नॉट डिपेंड ऑन सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट। अरे कितनी कितनी ही गलत बात बोली है, तो एक्सप्लेन भी नहीं करनी चाहिए मुझे, इतनी गलत बात बोली है इसने। फ्रिंज विड्थ जो है डिपेंड नहीं करती सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट, डिपेंड करती है भाई, फॉर्मूले में ही दिख रहा है साफ, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो असर्शन गलत, रीजन गलत, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अरे ऑप्शन डी ठीक होगा ना, इसको कट किए हुए हैं ये। ठीक है, ये करो खुद से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन खुद से करो। ठीक है, ये है एफ क्यू, फुद्दू क्वेश्चन। ठीक है, इस पे आ जाओ। इन यंग डबल स्लिट द टू स्लिट आर इतने मीटर अपार्ट, मिलीमीटर अपार्ट, स्मॉल डी गिवन है। स्लिट आर इल्यूमिनेटेड, स्क्रीन के डिस्टेंस कैपिटल डी गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड एट्थ मिनिमम इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज तो यंग डबल स्लिट का क्वेश्चन है और मिनिमा के बारे में उसने पूछा है, मिनिमा मतलब डार्क। ठीक है, तो उसने बोला है कि पहला और आठवां मिनिमा जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग एक्स लेके चलते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू है पहले फर्स्ट के लिए निकालो, फिर एट्थ के लिए निकालो, और फिर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, तो यार ये फॉर्मूला वाली जो लास्ट वीडियो थी फॉर्मूले वाली, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि यहाँ पे प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। गलती से भी प्लस माइनस में कोई गलती मत कर देना। ठीक है, गलती से भी गलती मत कर देना। वाह, सुनो, गलती जो होती है गलती से ही तो होती है। अभी सुनो, देखो, यहाँ पे प्लस लेते हो तो एन जीरो से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे अगर तुम माइनस लेते हो तो एन वन से स्टार्ट होगा। ये बात बता रखी है ना मैंने तुम्हें, और तुम्हें याद क्या करवा रखा है, और क्वेश्चन भी हम किसके बेस पे कर रहे हैं, माइनस के बेस पे। तो इसको मत देखना कभी, सोचो कि इसमें तो ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, या बुक में ये देखा था वो देखा था, कहीं भी कुछ भी देखा हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ठीक है, हम वन से स्टार्ट करेंगे इसको, हमने ये याद कर रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, एक है हमारा फर्स्ट और एक है हमारा एट, तो एन की जगह वन पुट करो, पर एक बार एन की जगह एट पुट करो, करना जरा, एन की जगह वन पुट करो, एन की जगह एट पुट करो, तो एक्स आ जाएगा हमारा लैम्डा डी अपॉन टू डी, और एक बार हमारा एक्स आ जाएगा 8 टू 16 माइनस वन, 15 लैम्डा डी अपॉन में टू डी। ठीक है, एक्स वन और एक्स टू के बीच का जो गैप है वो हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आंसर है, एक्स टू माइनस एक्स वन, 8 सेंटीमीटर। सेंटी को चेंज करोगे बिल्कुल। ठीक है, एक्स टू एक्स वन की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सारा डेटा गिवन है, आंसर कितना आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 571। मतलब आंसर बोल रहा हूँ, आंसर है 571 नैनोमीटर। ठीक है, यही है ना 11। हाँ, मुझे बताओ समझ आया सबको कि नहीं। ठीक है, और यार ये चीज जरूर बताना कि ये क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो उसके बाद बताना कि क्वेश्चन बढ़िया से हो रहे हैं कि नहीं। सीधा एफ क्यू छोड़ा जाए इसको, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना। नहीं, कुछ ध्यान रखने वाली चीज नहीं, सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करके आंसर हो जाए। पाथ रेफरेंस गिवन है, इंटेंसिटी पूछिए, कर सकते हो इसको। ठीक है, इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं।
या जो क्वेश्चन ना हो मुझे बता दिया करो कमेंट्स में कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, या जो भी डाउट है डाल दिया करो। ठीक है। आई की वैल्यू आ रही है 3.414 इंटू आई नॉट। ये आंसर है इसका। सॉल्व कर लेना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है तुम्हें, और फेज पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे चेंज करना है वो भी पता है तुम्हें। ठीक है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स, 1 करोड़ बार आ चुका है क्वेश्चन, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। व्हाट व्हाई इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन, व्हाई आर दे नेसेसरी टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है। तो हमें अगर स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो कौन से सोर्स की जरूरत पड़ेगी, कोहेरेंट सोर्स की। कोहेरेंट सोर्स की क्यों जरूरत पड़ेगी, उसका रीजन उसने पूछा है, लिख देना। ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्स के लिए हमारा जो क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न है वो नहीं बन पाता। तो ये सब लैंग्वेज में लिख देना। क्या दो डिपेंड, ये तो 1 करोड़ बार आ चुका, इस पे आ जाओ। टू स्लिट 0.1 mm apart are arranged इतना मीटर from that is how far will adjacent bright fringes be on the screen, how far apart will adjacent। हाँ हाँ, तुम इसको देख रहे हो, इसकी चालाकी देख रहे हो तुम। मतलब इसने फ्रिंज विड्थ पूछी है, और ये चाहता है, ये सोच रहा है कि हम लोग गवार लोग हैं। है ना, देखो कितनी स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखी है उसने। सीधा सीधा 2 वर्ड नहीं लिखे गए उससे कि फ्रिंज विड्थ बता दो हमें, नहीं, हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ठीक है। दो एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी आसपास वाली, दो ब्राइट या दो डार्क के बीच की डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो उसने फ्रिंज विड्थ ना लिख करके ये आलतू फालतू की चीजें लिख दी। ठीक है। तो कुल मिला के उसने हमसे फ्रिंज विड्थ पूछा है, सारा डेटा गिवन है, कैलकुलेशन बची है, और इसका भी आंसर लिख दिया जाए तो तुम्हारा भला हो जाए। 7.2 mm। ठीक है। और सेकंड वाले का आंसर है 0.34, 0.34, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। ठीक। अच्छा सुनो, ये सेकंड वाले में मैं एक बात तुम्हें थोड़ा सा हाईलाइट करा दूं। फाइंड द एंगुलर विड्थ इन डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। थीटा उसने पूछा है, तो लैम्डा अपॉन में डी। इसमें तो पहली ब्राइट फ्रेंस की बात कर रहा है। ये होता है ना एन लैम्डा अपॉन में डी, तो एन तो 1 हो गया, लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि आंसर किस यूनिट में आएगा। थीटा जो होता है हमेशा वो होता है रेडियन में। अगर वो लिखा है खाली, खाली मतलब इसके आगे साइन कॉस वॉस कुछ नहीं लगा, सिर्फ ये थीटा है, वो थीटा जब भी कहीं पर भी दिखे वो होता है हमेशा रेडियन में। ठीक है। लेकिन उसने तो आंसर डिग्री में पूछा है, ये देखो हाईलाइट कर रखा है उसने कि आंसर हमें तो डिग्री में चाहिए। रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हो, बोलो। रेडियन को डिग्री में चेंज करते हो, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई, सॉरी 180 बाई पाई। मैं यहाँ लिख देता हूं जिसको नहीं पता। डिग्री टू रेडियन, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, और अगर रेडियन टू डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। बात समझ आई। ठीक है। चलो, ये छोटी मोटी मिस्टेक सब हाईलाइट करके रखना, और इनको रिवाइज कर लेना एक दो बार, तो दिमाग में रहेंगे। हाँ, ये मेरे ख्याल से बहुत बेकार सा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बढ़िया है। चलो, हाथ पैर मारते हैं इसमें। आता मुझे भी नहीं है, हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, सब लोग दिल बना देंगे, नहीं हुआ तो सब लोग रोएंगे बैठ के, और क्या करेंगे। देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है ये। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिक्स्थ डार्क फ्रिंज। अच्छा, बोर्ड में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हें जिसकी हवा ही ना लग रही हो, क्या करोगे, उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है। और दूसरी चीज, तुम्हारे बाकी दुनिया के हिसाब से पेपर का टाइमिंग क्या होती है, 3 आवर्स। पेपर का जो ड्यूरेशन है पूरी दुनिया के हिसाब से वो कितना है, 3 आवर्स। तुम्हारे हिसाब से जो पेपर का ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, मैक्सिमम 2:15, 2 घंटे 15 मिनट।
ठीक है। बाकी के जो 45 मिनट्स हैं उसमें क्या करोगे, जो कैलकुलेशंस तुम्हारी छूट रखी है, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है, तुम बाकी के 45 मिनट्स वहां से बचा करके रखोगे। तो पहले ही क्वेश्चन से स्पीड इतना बना करके चलना कि 2 घंटे में या सवा 2 घंटे में तुम्हारा पेपर पूरी तरीके से हो जाए। ठीक है, बात को ध्यान रखना। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक आध वीडियो बना दूं इसके ऊपर कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये चीज तुम्हें थोड़ी इम्पॉसिबल सी लग रही होगी कि 3 घंटे का पेपर हम लोग सवा 2 घंटे में कैसे करेंगे। हम कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी है ना। फिर पॉसिबल है ये, और बहुत बेसिक सी चीज है, ये तुम लोग कर सकते हो बहुत आराम से। और ये कोई ऐसा मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये प्रैक्टिकल चीज है। मोटिवेट करने के लिए तो खैर मैं कुछ नहीं बोलता तुमसे, सारी जो चीजें प्रैक्टिकल चीजें ही बोलता हूँ। ठीक है, चलो अभी उस पर बात नहीं करते, अभी इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या है। In a young double slit experiment, sixth dark fringe is observed at a point on the screen. चलो जी इतनी बात मान ली उसकी। A transparent sheet of thickness T and refractive index N is now introduced in the path of one of the two interfering waves to increase its phase by 2 pi n minus 1 t by lambda. The pattern is shifted and eighth bright fringe is observed at the same point and the relation for thickness T in terms of n and lambda. ठीक है, उसने बोला है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे जो भी। उसने बोला है कि सिक्स्थ डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट ए सर्टेन पॉइंट, तो ये पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे बन रही है सिक्स्थ डार्क, है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं, वेव्स आ रही है इधर से आकर के बनाया सिक्स्थ डार्क। केस टू में उसने क्या किया, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। केस टू में उसने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट शीट ली जिसकी थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एन, और उसको रख दिया एक रास्ते में। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, थिकनेस एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स, इंक्रीज इट्स फेज बाई 2 पाई, इतना ये जो भी है। ठीक है, उसने क्या किया, एक जो हमारी एक वेव थी उसके रास्ते में एक शीट रखी, और शीट रखने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ वो उसने दे रखा है, और इस पॉइंट पे अब हमें मिलने लगी एट्थ ब्राइट फ्रिंज। तो एक्स तो सेम हो गया, इतना तो मुझे पता है, इसी पॉइंट पे सिक्स डार्क थी और इसी पॉइंट पे अब मुझे मिलने लगी एट्थ ब्राइट, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस तो सेम है, अभी तक तो मुझे इतना समझ आ रहा है। हाँ, फाइंड द रिलेशन फॉर थिकनेस टी इन टर्म्स ऑफ एन एंड लैम्डा। अब उसने पूछा है कि एन और लैम्डा के टर्म्स में जो भी हमारा ये थिकनेस है टी, इसको बताओ कितना होगा। ठीक है, तो पहले केस में सिक्स्थ डार्क है, दूसरे केस में एट्थ ब्राइट है। ठीक है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो ये हो जाएगा, ये शीट लगने की वजह से जो हुआ, वही उसने यही तो बोला, उसने यही तो बोला, इंक्रीज इट्स फेस, फेस कितना बढ़ चुका है। ठीक है, उसने खुद बता रखा है फेस डिफरेंस जो है वो इतना होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत, डेल्टा फाइव। ठीक है, यानी कि चेंज इन फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है माइनस इनिशियल कितना है, ये बात लिख सकता हूं मैं। बोलो भाई, ये सब देखने से तुम्हें क्या पता चला, स्टार्टिंग का फेज डिफरेंस होगा कुछ, बाद का फेज डिफरेंस होगा कुछ, और उसने बोला है कि फेज डिफरेंस में जो चेंज आया, जो इंक्रीमेंट आया वो उसने दे रखा है, यानी डेल्टा फाइव उसने दे रखा है। बस मैं वही करने वाला हूँ। अब मेरा मेन मोटिव है कि मैं फेज डिफरेंस कैसे निकालूं, एट्थ ब्राइट फ्रिंज का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस तो हमें पता होती है ना, ब्राइट के लिए क्या होता है 2n पाई, और डार्क के लिए क्या होता है 2n-1 पाई, है ना। फेज डिफरेंस ये तो होता है, ब्राइट के लिए 2n पाई और डार्क के लिए ये होता है। तो एट्थ ब्राइट है, तो 8 टू 16 पाई, और सिक्स्थ डार्क है, तो 6 टू 12 माइनस के 1 11 पाई। ठीक है, तो ये ब्राइट के लिए आ चुका, ये डार्क के लिए आ चुका, 16 पाई-11 पाई, यानी कि 5 पाई, पाई पाई जोड़ के हम ये क्वेश्चन को कर रहे हैं, 5 पाई आ चुका। और फेज डिफरेंस उसने कितना दे रखा है, 2 पाई n-1 टी बाई लैम्डा, 2 पाई n-1 टी बाई लैम्डा इक्वल्स टू 5 5, पाई से पाई कट हुआ,
टी उसने पूछा था 5 लैम्डा अपॉन में 2n-1। आई थिंक सो यही आंसर दे रखा है ना ऊपर। सेम आंसर है। बात समझ आई? ठीक है। सुनो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी बता दी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसकी तुम्हें हवा नहीं लग रही, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसको हम कर तो लेंगे, यार कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड में जो तुमसे ना हो। ठीक है। जिस तरीके से मैंने थॉट प्रोसेस बता रखा है, पहले वीडियो से अब तक, पहले सेशन से अब तक, मैं हर वीडियो में, हर सेशन में एक ही बात बोलता हूँ कि थॉट प्रोसेस को और बेसिक्स को अपना क्लियर रखो। कोई भी क्वेश्चन है वो बचकर नहीं जाएगा तुमसे। हाँ, ये एक चीज है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है। बट बोर्ड में इतना टाइम तो नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें तुम्हें लगे कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको पढ़ो, पढ़ते ही समझ आएगा कि हमारे बस की नहीं है अभी, तुरंत उसको छोड़ो। ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, तुरंत उसको छोड़ो एकदम। ठीक है। फिर बाद में टाइम बचाना है कैसे भी करके, वो सब बाद में बताऊंगा। ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करके आना है, अभी इस पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 15 हो चुका हमारा, और अभी 16। चलो पढ़ो इसको। लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ, लैम्डा 1, लैम्डा 2। ऑब्टेन्ड इंटरफेरेंस फ्रिंज, स्क्रीन के डिस्टेंस डी, स्लिट के डिस्टेंस स्मॉल डी। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट। और इसके लिए ये भी कर चुके होमवर्क है, तो कर लो इसको। होमवर्क लो, आंसर में लिख देता हूँ इसका। प्रॉब्लम तो नहीं ना यार ये सब करने में तुम्हें? 1.8 mm, ए का जो आंसर है वो है 1.8 मिलीमीटर। ठीक है। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, बी का जो आंसर है 2.4। ठीक है। जस्ट अभी ये क्वेश्चन किया हमने पीछे, मतलब बस वैल्यू चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। और ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ये तो पता ही है। इन व्हाट वे डिफ्रैक्शन इज डिफर फ्रॉम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये भी बता रखा है पीछे। देखो ये वाला सेकंड वाला बता देता हूँ मैं तुम लोग को। इंटेंसिटी, ये ग्राफ वगैरह तो तुम्हें बता रखे हैं। ये बी वाला पोर्शन देखो, ध्यान से सुनना। उसने पूछा है कि लाइट का डिफ्रैक्शन और साउंड वेव का डिफ्रैक्शन अलग कैसे है। तो मेरी बात को याद करो, तुम्हें डिफ्रैक्शन की क्या कंडीशन बताई थी, याद है किसी को? डिफ्रैक्शन की कंडीशन ऐसे करके कुछ बनाया था हम लोगों ने। इधर जो तुमने वेवलेंथ यूज करी और ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ये होने चाहिए आपस में कंपेरेबल। ऐसे ही बताया था ना कुछ, है ना? पहले सेशन में यही तो बताया था। डिफ्रैक्शन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट का साइज और ये जो हमारी लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो भी वेव है इसकी जो वेवलेंथ है, लाइट वर्ड ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, जो भी वेव है इसकी वेवलेंथ, ठीक है, ये आपस में कंपेरेबल होने चाहिए। यानी अगर ये नैनोमीटर में है, या नैनोमीटर में होना चाहिए, ये मीटर में है, ये मीटर में होना चाहिए, मतलब कंपेयर, इनमें हम कंपैरिजन कर सकें थोड़ा सा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिलीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कंपेयर ही नहीं कर सकते इनको। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन की पहली कंडीशन यही है, पहली क्या मेन कंडीशन यही है। तुम बोलो, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, लाइट का जो वेवलेंथ होती है वो होती है बहुत कम। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये बन जाएगा ये। देखो, लाइट की वेवलेंथ होती है बहुत कम। प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, ठीक है, पंखा हो गया, घड़ी हो गई, जो भी हो गया, बेड हो गया, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो क्या मुझे बताओ, लाइट का डिफ्रैक्शन हो पाएगा कि नहीं? तुम बोलोगे लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, नैनोमीटर माइक्रोमीटर में, साइज बहुत बड़ा है, कंपेरेबल नहीं है, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो साउंड में डिफ्रैक्शन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का मुड़ जाना। अब तुम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, वो क्या? क्या तुम इस रूम से बैठे हुए बराबर वाले रूम में जो पर्सन है उसको देख सकते हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो सर, नहीं देख सकते हम लोग। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट में डिफ्रैक्शन नहीं होता। अच्छा, तो इसका इस बात से क्या मतलब? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर लाइट में डिफ्रैक्शन हो रहा होता, इमेजिन करो लाइट में डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट रे अगर बैंड हो सकती तो कितना बढ़िया होता। बराबर वाले रूम में कोई पर्सन है, ठीक है, उससे निकलने वाली लाइट, उससे रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है,
वो बैंड हो होकर घूम घाम करके वो मेरी आंखों पर आ जाती और मैं बैठा बैठा उस पर्सन को देख लेता। ठीक है, ऐसा समझो ना, देखो ये गेट है, एक सेकंड अपना वीडियो देखता हूँ। देखो ये गेट है, ठीक है, एक पर्सन इधर है और एक पर्सन इधर है। अब तो बोलो एक पर्सन इधर बैठा है, इससे लाइट निकली, लाइट रे निकली 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 निकली, और ये जो रूम है हमारा, रूम का जो गेट है, इससे ना ऐसे बैंड हो गई और बैंड होकर इस तरफ आ गई, तो इस वाले पर्सन को ये दिखाई देने लगेगा। ऐसी तो होगा भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट रे का आना जरूरी है आंखों पर। ठीक है, अगर लाइट रे में डिफ्रैक्शन हो रहा होता तो इधर से इधर जो पर्सन बैठा है उससे लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई वो इधर पहुंची और इसको ये वाला पर्सन देख गया सीधा सीधा। क्या ऐसा पॉसिबल है और किसी वेव में? बिल्कुल। लाइट वेव में तो नहीं है पॉसिबल, सबको पता है। ठीक है, साउंड वेव में पॉसिबल है, बिल्कुल। क्या तुम इधर बैठ करके इस पर्सन को अगर आवाज लगाओगे तो क्या उस तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंच जाएगी। क्यों? मेरे मुंह से जो साउंड वेव्स निकली और ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है, तो वेव की जो वेवलेंथ है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये आपस में कंपैरेबल है, तो साउंड वेव में डिफ्रैक्शन हो जाता है। साउंड वेव में डिफ्रैक्शन का मतलब साउंड वेव घूम सकती है। ठीक है, साउंड वेव निकली और निकल करके इस तरीके से घूमी और उस पर्सन तक पहुंच गई। बात में डिफरेंस कर पा रहे हो ना, साउंड वेव्स में और लाइट वेव्स में क्या डिफरेंस है डिफ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में? लाइट वेव में डिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, साउंड वेव में हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बराबर वाले रूम में जो भी पर्सन है उसको आवाज तो दे सकता हूँ, साउंड वेव तो पहुंच जाएगी वहां पे, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता। ठीक है, चलिए, बढ़िया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से एकदम सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तुम लोग बड़े होकर टेक्नोलॉजी बनाना कि लाइट वेव में भी डिफ्रैक्शन हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा, यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया देख लेना, डिफ्रैक्शन करा करा कर लाइट रे में। ठीक है, और क्रेडिट मुझे दे देना थोड़ा सा कि सर ने सिखाया था हम लोग को, तो मेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा। ये डिग्री विग्री का ध्यान रखना थोड़ा, जब भी वैल्यू पुट करते हैं, थीटा अगर खाली गिवन है, ठीक है, तो उसको रेडियन में पुट किया जाता है, और आंसर जो आएगा थीटा अगर कैलकुलेट कर रहे हो वो रेडियन में ही आएगा। ठीक, मतलब जो खाली थीटा है उसका सारा हिसाब किताब रेडियन में चलता है। अब ये डिग्री में दे रखा है तो इसको रेडियन में चेंज कर लेना, कैसे? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके, सॉरी, डिग्री से रेडियन में कर रहे हैं ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, ये पीछे लिखा दिया तुम्हें कैसे चेंज करना होता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, बाकी तो इसमें फॉर्मूला है सीधा, इसको कर लेना। इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, थ्योरेटिकल है ना ये तो, मैं क्या देखूं इसमें। देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव बिकम n टाइम्स द दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव बिकम n टाइम्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड n? सुनो, क्या उसने nm nm के nm कर दिया? उसने बोला है एक लाइट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड n टाइम्स हो गया, अब जो उसकी इंटेंसिटी है वो m टाइम्स हो गई, तो अब n और m में रिलेशन बताओ। क्या तुम्हें ये बात पता है सबको? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फॉर्मूला शीट में लिखा ही है तुम्हें, है ना? इसके एक दो पुरानी वीडियो है फॉर्मूला शीट इसकी वेव ऑप्टिक्स की, उसमें लिखा ही है, तुम्हें अगर देखा होगा, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं एम्पलीट्यूड को n टाइम्स कर दूं, है ना, एम्पलीट्यूड को मैं n टाइम्स कर दूं, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम बोलोगे इंटेंसिटी हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स, भाई ए की जगह अगर तुम एन ए लिख दोगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी एन स्क्वायर टाइम्स। लेकिन नहीं, उसने तो बोला है कि हमारी जो इंटेंसिटी है वो एम टाइम्स हो चुकी है। नहीं, हमने अपनी कैलकुलेशन करी कि एम्पलीट्यूड अगर एन टाइम्स हम कर दें तो ये बन जाएगा एन का स्क्वायर, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं भाई, इंटेंसिटी जो है वो एम टाइम्स हो रही है। तो अब बताओ एन और एम में क्या रिलेशन है? तो तुम बोलोगे जो हमने बात बोली वो भी ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो भी ठीक है, तो इसका मतलब एम और एन स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। White light is incident on the three identical surface black, yellow, white one by one, for which surface the pressure exerted on the surface by the incident light will be maximum minimum, justify your answer। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, एक ब्लैक सरफेस है, एक येलो सरफेस है, एक व्हाइट सरफेस है।
हमने क्या कराया, एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। तो कौन सी ऐसी सरफेस है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बाय द लाइट विल बी, कौन सी ऐसी सरफेस है जिस पर लाइट का जो प्रेशर है वो मिनिमम लगा, और कौन सी ऐसी सरफेस है जिस पर मैक्सिमम लगा। एक है ब्लैक, एक है येलो, और एक है व्हाइट। तीनों पर लाइट रे आकर के गिरी। ठीक है। देखो, ये एक्चुअल में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। ठीक। अगर तुम्हें याद हो, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था चेंज इन मोमेंटम अपॉन में सी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। बट स्टिल करना तो है। बोर्ड में हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इस चैप्टर का नहीं है, उस चैप्टर का है, करना तो है हमें। प्रेशर का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम में कितना चेंज आया। ठीक है। अब मोमेंटम में कितना चेंज आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो ये डिसाइड करेगा कि लाइट कितना रिफ्लेक्ट हो रही है। पहले एक बेसिक सा डिफरेंस समझो, क्लास 11th की बात है ये। ठीक है, और वैसे कॉमन सेंस भी है ये। इन तीनों कलर में से कौन सा ऐसा कलर है जो सारी लाइट को, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देगा। बताओ। याद आ रहा है, एक ब्लैक बॉडी करके कुछ टर्म पढ़ते थे हम लोग। ब्लैक बॉडी का मतलब जो ऐसा, ऐसी लाइट जो सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैक कलर, जिसको नहीं पता सुन लो। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो लाइट इसके ऊपर आई और सारी ये खा चुका, ब्लैक कलर। जबकि जो व्हाइट लाइट है वो क्या करेगी, व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिर रही है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। बाकी जो येलो लाइट है थोड़ा सा खा जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो बीच में रहेगा, इसकी बात नहीं करते। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर ब्लैक लाइट ने, सारी ब्लैक कलर ने सारी लाइट को खा चुका, उसने रिफ्लेक्ट ही नहीं होने दिया, क्या मोमेंटम में कोई चेंज आएगा। तुम बोलोगे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अगर व्हाइट लाइट ने जितना लाइट आई सारी रिफ्लेक्ट कर दी, क्या मोमेंटम में कोई चेंज आएगा। सबसे ज्यादा तो इसी में चेंज आएगा। भाई एग्जाम्पल से समझो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, एग्जाम्पल से समझो। मैं बोल रहा हूँ लाइट आई और टकरा के वापस गई, मोमेंटम है पी, वापस आते टाइम मोमेंटम है माइनस पी। ठीक है। दूसरा केस लो, लाइट आई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मोमेंटम पी का पी रहा। ठीक है, यहाँ पे पी का मतलब है प्रेशर। ठीक है। और यहाँ पे पी का मतलब है, एक सेकेंड, ये शायद से मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया ना। एक सेकंड दो, मुझे इसका फॉर्मूला, यार मेरे को फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते। हाँ ये, रुको एक सेकंड, इस पे प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया, और मोमेंटम के हिसाब से होता है ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है। इस वाले पी का मतलब है प्रेशर, और इस वाले पी का मतलब है मोमेंटम। ठीक, क्लास 11 के फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले। अभी सुनो, देखो, केस वन में क्या बोल रहा हूं मैं, लाइट आई, मोमेंटम पी से, और टकरा के वापस गई। तो आते टाइम अगर मोमेंटम पी है तो जाते टाइम मोमेंटम कितना होगा, माइनस पी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। आते टाइम अगर प्लस पी है, जाते टाइम कितना होगा, माइनस पी। अभी अगर मैं यहाँ बोलूं, लाइट रे आई, मोमेंटम है उसका पी, और वो वापस नहीं गई, वो सारी यहीं पे रुक गई, तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तुम बोलोगे स्टार्टिंग में मोमेंटम है पी, और लाइट रे फिर, लाइट रे जो है रुक चुकी, अब रुकने के बाद मोमेंटम कितना है, जीरो। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम था पी, रुक गई, जीरो हो गया, कितना चेंज आया पी से जीरो में, चेंज आया पी। इधर आओ, आते टाइम मोमेंटम है पी, जाते टाइम मोमेंटम है माइनस का पी, तो प्लस पी और माइनस का पी, कितना चेंज आया। तुम बोलोगे चेंज आया, माइनस करके देख लो इनको, पी और माइनस पी को माइनस कर दो, पी और माइनस पी को माइनस कर दो, ऐसे करोगे ना, तो चेंज कितना आया, 2p।
ठीक है। तो जब भी लाइट रे रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करके वापस जाए तो मोमेंटम में सबसे ज्यादा चेंज आता है, वो जाता है सीधा डबल। और लाइट रे अगर आए और उस पर कोई फर्क ना पड़े तो मोमेंटम जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, मतलब चेंज जो है उतना ही रहेगा जितना वो जिस मोमेंटम से वो आ रही है। अब सुनो, जिसमें मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा उसका ज्यादा फोर्स होगा, जिसका ज्यादा फोर्स होगा उसका ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? इसका ज्यादा प्रेशर होगा, इसका कम प्रेशर होगा, और ये येलो वाला बीच में रहेगा। ठीक है, व्हाइट का प्रेशर ज्यादा होगा मैक्सिमम, और मिनिमम होगा ब्लैक का। ठीक है, और ये बीच में रहेगा। हाँ, समझ आया ये क्वेश्चन? वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का इसमें टाइम लो क्वेश्चन में, और इसको फिर से पढ़ो और एक बार फिर से खुद से ट्राई करो। ठीक है, करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20। एक और सेशन लेना पड़ेगा यार, सारे नहीं हो पाएंगे वरना 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और वो तुम देखते नहीं हो, है ना? इस पे आ जाओ। In young double slit experiment, if one slit is closed, the diffraction pattern due to the other slit will appear on the screen. For interference, at least 2 waves are required. उसने क्या बोला है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर एक स्लिट को क्लोज करेंगे तो सिंगल स्लिट बन जाएगा, वो बिल्कुल ठीक बात बोली है। फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट 2 waves आर रिक्वायर्ड, इंटरफेरेंस के लिए 2 waves की रिक्वायरमेंट है। ये तो उसने थोड़ा सा अनक्लियर क्वेश्चन बोल दिया। देखो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, पहले तो सिंपल से सबको समझ आया होगा, 2 स्लिट है हमारे पास, एक को हमने बंद कर दिया तो एक ही स्लिट बचेगी। तो अब जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये तो ठीक है। दूसरा, उसने इंटरफेरेंस के लिए बोला है कि कम से कम 2 वेव की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल ठीक बात बोली है वैसे उसने, बट रीजन उसका फॉल्स है। क्वेश्चन यार ये अनक्लियर सा है ये। एटलीस्ट वर्ड पे अगर ध्यान दिया जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, मान लिया 50 वेव है तो 50 वेव से इंटरफेरेंस थोड़ी होगा, 2 वेव चाहिए हमें इंटरफेरेंस कराने के लिए। एक सेकंड रुको, मैं इसका आंसर देख ही लेता हूँ ना, गलत करने से अच्छा है देख लीजिए। ये लो, ये दे रखा है आंसर इसका। एटलीस्ट वर्ड से मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा। चलो अभी स्किप करो, एक क्वेश्चन और स्किप कर रखा है हमने पीछे, है ना? देखते हैं इसको बाद में। इस पे आओ फिलहाल, इस पे आओ। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू पुट करोगे सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लो इसको जल्दी से। और ये डिग्री विग्री का ध्यान रखना, उसने ये एंगल पूछा है उसने डिग्री में, तुम्हारा आंसर आएगा रेडियन में, चेंज करना मत भूलना, मल्टीप्लाई बाई 180/π। ठीक है, इस पे आओ, करो इसको। A double slit setup was initially placed in a tank filled with water and the interference pattern was observed using a laser light. When water is replaced by transparent liquid of refractive index n greater than n, what will be the effect on the following? उसने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दिया हमने अपने लिक्विड का, पहले लिक्विड था वाटर, अब जो भी लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। कुल मिला के उसने बस ये पूछना चाहा है हमसे, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दें तो स्पीड पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, फ्रिंज विड्थ पे, फ्रिंज की शेप पे, और शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इन चारों पांचों छह जितनी भी चीजें हैं इन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, करो जल्दी से इसको, सिंपल क्वेश्चन है, करो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने बढ़ा दिया तो ये तो रियोप्टिक्स का क्वेश्चन बन गया ना। स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दें? यानी कि डेंसर मीडियम हो गया, और डेंसर मीडियम में स्पीड हो जाती है कम, तो स्पीड तो कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। ये बात अब तुम्हारी लाइन में, तुम्हारे दिमाग में ये लाइन अब घुस चुकी होगी, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका, फ्रीक्वेंसी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम सोर्स को चेंज ना कर दें। वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो स्पीड अगर कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, है ना? यही लिखते हो ना, v1/v2 λ1/λ2, प्रोपोर्शनल है, स्पीड कम तो वेवलेंथ कम। फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो फ्रिंज विड्थ यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा अगर
कम हुआ तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है। शेप पे क्या फर्क पड़ेगा इंटरफेरेंस फ्रिंज के? तो शेप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, बस ये लिख देना, शेप विल हैव नो फर्क, और कोई शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ जो फ्रिंजेस है उसकी विड्थ थोड़ा सा कम हो जाएगी। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंटर वाला जो मैक्सिमम है उसकी पोजीशन में क्या चेंज आएगा? ये भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसके तो नाम में ही है सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, तो उस पहले भी सेंटर में बन रहा था, अब भी सेंटर में बनेगा, उसमें क्या ही चेंज आएगा? इसमें भी लिख दो नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, इस पे आओ। कितने बचे हैं और ये? यार मैं सेशन लंबा नहीं खींचना चाहता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 क्वेश्चन बचे हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में ना इनको फास्टली कर लेंगे। बाकी अगर खुद से सॉल्व करना चाहो खुद से सॉल्व कर लो, फिर अगला सेशन मत देखना। तो यार टाइम बचाओ अपना, फालतू वीडियो वगैरह पे वेस्ट मत किया करो, जितना सेल्फ स्टडी हो सके उतना करो। ठीक है, बाकी जिन बच्चों से जो क्वेश्चन नहीं होगा तो अगले सेशन में सिर्फ उस क्वेश्चन को देख लेना, सिंपल सिंपल है। देखो ये वही चेंज इन स्लिट पूछ लिया, इंटरफेरेंस का ये पूछ लिया उसने, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ठीक है, इनको खुद से करो ट्राई, मैं दिखा रहा हूँ देखो सारे, फिर आंसर मैच कर लेना सिर्फ अगले सेशन में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं एसी चैप्टर। और फिर उसके बाद भी अगर मुझे टाइम मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बाकी कोई चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं समझ आए तुम्हें, कुछ टाइप के क्वेश्चन अगर ऐसे हैं कि जो करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे बता देना, ट्राई करूंगा कि इसको भी करा दूं मैं। हालांकि पहले जो अपना कमिटमेंट किया है तुमसे मैंने, वेव ऑप्टिक्स और एसी, एटलीस्ट ये तो पूरा कराना ही है। उसके बाद फिर देखते हैं बाकी की चीजें, और ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, है ना? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।